हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर हर संडे को शाम 7 बजे मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज भी संडे है और समय हो चुका है शाम के 7 बजे का। तो आज भी ये चैनल जो है आपके लिए एक लाइव सेशन लेकर के आ चुका है, जिसके अंतर्गत आप जुड़ करके और कंप्यूटर से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद यानी लगभग 1 महीने यानी कुल 4 संडे के बाद मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेकर के आ चुका हूं। कुछ पर्सनल रीज़न होने की वजह से पिछले 4 हफ्ते तक मैं आपको कोई भी वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब से हम लोग हर संडे को शाम 7 बजे ज़रूर एक लाइव सेशन में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जैसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पे डिस्कस करते थे, वैसे ही अब हम फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के जितने भी प्रश्न यानी 24 जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो मई महीने में होने वाले CCC के पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ये जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खास होगा। जितने भी मित्र, जितने भी फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट इस सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ताकि सभी को पता चल सके कि हर संडे को 7 बजे यहाँ कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन चलाया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको बता दें कि मैं प्रश्न पढ़ने के बाद से थोड़ा सा आपको समय दूंगा और उस समय में आप अपना राइट आंसर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 24 में से कुल कितने राइट आंसर दिए हैं। दोस्तों, अब हर संडे को मैं शाम 7 बजे आपसे ज़रूर मिलूँगा। अगर किसी तरह का बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है तो मैं प्रॉपर हर संडे को आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सेशन लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है वो है, इंटरनेट सर्किट स्विचिंग का उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स। इंटरनेट सर्किट स्विचिंग का उपयोग करता है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 फॉल्स। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेट जो है वो कभी भी सर्किट स्विचिंग पर वर्क नहीं करता है। इंटरनेट हमेशा जो है पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। तो पहले नंबर का जो प्रश्न है उसका राइट आंसर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अगर यही लिखा होता इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है तो यह जो प्रश्न है वो बिल्कुल ट्रू हो जाता है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दोस्तों, सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा। माइक्रो प्रोसेसर, रैम और कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों के बीच संचार पथ को डाटा बस कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स। दोस्तों, एक बार फिर से दोबारा प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर, रैम और कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों के बीच संचार पथ यानी कम्युनिकेशन पथ को ही डाटा बस कहा जाता है। ट्रू है अथवा फॉल्स है, जल्दी कमेंट करिए। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। दोस्तों, जो संचार पथ होता है, जो कंप्यूटर के सभी भागों में डाटा को ट्रैवल कराता है, साथ ही साथ सभी के बीच में कम्युनिकेट कराता है, उसी संचार पथ को ही डाटा बस भी कहा जाता है। बस का मतलब ट्रैक यानी पथ होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। दोस्तों, क्या आरटीजीएस के तहत 1 लाख की राशि भेजी जा सकती है?
दोस्तों यहाँ पर आपको पहचानना है, बताना है कि यह शब्द, यह जो वाक्य लिखा है यह सही है यानी ट्रू है अथवा फॉल्स है। क्या आरटीजीएस के तहत 1 लाख की राशि भेजी जा सकती है, ट्रू या फिर फॉल्स? तो चलिए जल्दी से कमेंट करिए। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। दोस्तों आपको बता दें कि जो आरटीजीएस प्रक्रिया है इसके तहत 1 लाख की राशि आप नहीं भेज सकते हैं। दोस्तों आरटीजीएस में जो मिनिमम राशि भेजने का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है वह 2 लाख रुपए है, यानी आरटीजीएस के थ्रू कम से कम न्यूनतम आप 2 लाख की राशि भेजेंगे और अधिकतम के लिए इसमें कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों आरटीजीएस का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है, आपको बता दें इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। अब इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। आरटीजीएस की सुविधा अब फिलहाल 24/7 भी हो चुका है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइमरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है। दोस्तों बहुत ध्यान से हड़बड़ाइएगा नहीं, बड़ा आसान प्रश्न है लेकिन बड़ा जटिल प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आराम से इत्मीनान से सोच के आंसर करिएगा। प्राइमरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है, ट्रू या फिर फॉल्स? दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फॉल्स। दोस्तों आपको बता दें कि जब कभी भी प्राइमरी मेमोरी की बात आएगी तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आने वाले जो नाम होंगे वो हो जाएगा रैम और रोम। रैम और रोम ये दोनों ही जो हैं यहाँ पे क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होते हैं। दोस्तों रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं और आपको बता दें कि रैम रोम जो है इनको प्राइमरी मेमोरी के साथ इनमें थोड़ा सा अंतर भी है। दोस्तों रैम जो होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी है यानी टेम्पररी मेमोरी होता है, जबकि रोम परमानेंट मेमोरी होता है। तो दोस्तों यहाँ प्राइमरी मेमोरी की बात हुई है, अगर केवल रोम पूछा जाता तो आप निश्चिंत होकर के परमानेंट कह सकते थे, जबकि प्राइमरी मेमोरी में रैम भी आता है और रैम जो है एक तरह का वॉलेटाइल यानी कि टेम्पररी मेमोरी है। इसीलिए यह जो सेंटेंस है प्राइमरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी है यह फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी राशि की निधि को एनईएफटी का उपयोग करके ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी राशि की निधि को एनईएफटी का उपयोग करके ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो होगा यह जो राइट आंसर इसका होगा वो हो जाएगा ट्रू। दोस्तों एनईएफटी जो है वो किसी भी राशि को ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है और एनईएफटी जो है यह भी जो है 24/7 की सुविधा हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है, जिसमें कि आप आसानी के साथ फंड का ट्रांजैक्शन, फंड का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर, निम्न में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? दोस्तों निम्न में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए iOS, डॉस, सिम्बियन या फिर यहाँ पर दिया हुआ है विंडोज़ 10 मोबाइल। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है डॉस। डॉस जो है वो मोबाइल के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता है, डॉस केवल और केवल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता था। डॉस जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते थे, इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने IBM के कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया था। दोस्तों थोड़ा सा हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस करते समय थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। आरटीजीएस जो है वो बैंकिंग के हावर पर ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आरटीजीएस जो होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यह जो है आपको बैंकिंग के समय में यानी बैंकिंग पीरियड में ही सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के पीरियड में ही ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है, जबकि एनईएफटी जो है वो 24/7 होता है। तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया कॉलम इंसर्ट करने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा
लिब्रे ऑफिस कैल्क अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस दौरान आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। यहाँ पर देखिए, इंसर्ट कॉलम सेंटर, इंसर्ट कॉलम बिलो, इंसर्ट कॉलम अबव या इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका राइट आंसर होने वाला है इंसर्ट कॉलम आफ्टर। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंसर्ट कॉलम आफ्टर। दोस्तों एक खास बात और याद रखिएगा आप लोग, आपको हम यहाँ पर समझा दें। दोस्तों जो कॉलम होता है वो ऐसे होता है, क्या यहाँ पे वर्टिकल होता है। दोस्तों कॉलम हमेशा वर्टिकल होता है जबकि रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। तो रो जो हॉरिजॉन्टल होता है इसके अबव या बिलो हमेशा रो इंसर्ट होगा, जबकि कॉलम जो है वो आफ्टर या फिर बिफोर। दोस्तों इसको थोड़ी सावधानी से समझने की कोशिश करिए, बड़ा आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 3-4 प्रश्न जो है तैयार हो जाएंगे। जो कॉलम होता है वो हमेशा कैसा होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सीधे सीधे एक्सेल में ले चल करके। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो कॉलम होते हैं वो हमेशा होता है वर्टिकल, और जब भी आप कॉलम इंसर्ट करने की बात करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलने वाला है वो इंसर्ट कॉलम में जब आप आकर के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम इंसर्ट कॉलम में आते हैं तो इंसर्ट कॉलम में आपको जो है हमेशा या तो आफ्टर करेगा या बिफोर करेगा, यानी या तो बाद में करेगा या फिर पहले करेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रो की, तो रो आप देखिए हॉरिजॉन्टल होता है और रो या तो अबव होगा या फिर आप या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। जैसा कि हम आपको यहाँ पर प्रश्न में दिखाते हैं, देखिए या तो बिलो होगा या फिर अबव होगा, यानी ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ऐसा जो है रो के कंडीशन में होगा। तो दोस्तों इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपको मैं ऑप्शन भी एक्सेल में चल करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हम यहाँ पर केवल एक सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। देखिए जब हम रो पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर रो इंसर्ट होगा, और यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कॉलम, सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल, और यहाँ पर अगर हम इंसर्ट करते हैं शीट को तो शीट इंसर्ट होगा। दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा, सेल ग्रुप के अंतर्गत जो है यह इंसर्ट करने की सुविधा आपको मिल जाती है। जबकि अगर आप सेल में भी राइट बटन क्लिक करके और चाहें तो यहाँ से भी इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर शिफ्ट सेल को राइट या डाउन या रो या कॉलम के रूप में इंसर्ट करने की सुविधा यहाँ पर दे रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। आई होप कि इसको बड़े आसानी के साथ आपने समझ लिया होगा। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध सेल का पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको पहचानना है कि कौन सा सेल का एड्रेस वैलिड नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों किसी भी सेल का जो एड्रेस होता है, हमने कई बार अपने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है, क्लास में पढ़ाते समय भी डिस्कस किया है कि सेल का जो एड्रेस होता है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, यानी कि रो के नाम से शुरू नहीं होता है। हमेशा सेल का जो एड्रेस है वो कॉलम के नाम से शुरू होता है। और यहाँ पर आप देखिए ए बी कॉलम हो सकता है, रो का नाम 4 हो सकता है। यहाँ पर ए कॉलम हो सकता है और 82 जो है वो रो का नाम हो सकता है। जबकि पहले यहाँ पर 6 लिखा गया है जो कि रो का नाम है, और ये संभव नहीं है, इसलिए यह जो है एक वैलिड एड्रेस नहीं है। बाकी तीनों के तीनों एड्रेस जो है वो कैल्क के अंतर्गत संभव है। दोस्तों आपको बता दें कि कैल्क में जो सबसे लास्ट कॉलम होता है उसे AMJ क्या कहते हैं, AMJ, जबकि सबसे अंतिम रो का जो नंबर है वो है 10,48,576। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट का मान्य कार्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट का मान्य कार्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर स्प्रेडशीट की बात कर रहा है, ना कि कैल्क, ना कि एक्सेल, ना कि लोटस, और किसी का बात नहीं कर रहा है। ये सीधे सीधे स्प्रेडशीट की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, सम, एवरेज, यहाँ पर AVG लिखा है, और AVG एवरेज का शॉर्ट फॉर्मेट होता है दोस्तों, प्रोडक्ट और फिर नॉमिनल। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए।
दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एवरेज। यहाँ पर जो AVG लिखा है यह ऐसा कोई वैलिड फंक्शन जो है वो स्प्रेडशीट में नहीं होता है। दोस्तों हम आपको फिर से एक्सेल में ले चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही आप एवरेज फंक्शन का यूज़ करने जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा एवरेज फंक्शन आपको लिखना पड़ता है। दोस्तों आप पूरा का पूरा एवरेज फंक्शन जब लिखते हैं तभी एवरेज फंक्शन काम करता है, जबकि आपको मैं दिखा दूं नॉमिनल नाम का फंक्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो नॉमिनल में हो सकता था कि आप कंफ्यूज हुए होंगे, तो नॉमिनल फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है, जबकि आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है AVG। दोस्तों यह जो फंक्शन है ऐसा कोई भी फंक्शन आपको स्प्रेडशीट में देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, विंडोज़ 10 में निम्नलिखित टैब में से किसका चयन करके प्रिंटर को साझा किया जा सकता है। दोस्तों डिवाइसेस, शेयर्ड, शेयरिंग या फिर जनरल। दोस्तों टैब की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और उसके बाद अपना आंसर करिए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शेयरिंग टैब। दोस्तों शेयरिंग जो टैब होता है, जब आप पर्सनलाइज में जाते हैं और या फिर कंट्रोल पैनल के अंतर्गत जाते हैं जब प्रिंटर को शेयर करने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक शेयरिंग नाम का टैब मिलता है जहाँ से आप अपने प्रिंटर को शेयर करने का काम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत ही खास है, फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन यानी लाइव वीडियो सत्र के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है। दोस्तों अगर आप फेसबुक पर लाइव जाते हैं तो आप अधिकतम लाइव कितने देर तक फेसबुक पर रह सकते हैं? 1 आवर, 4 आवर्स, 8 आवर्स या फिर 24 आवर्स? चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 आवर्स। दोस्तों 8 घंटे तक जो है आप बड़े आसानी के साथ फेसबुक पर लाइव रह सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लाइव सेशन एक बार में आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी दोस्तों फेसबुक से ही रिलेटेड है। फेसबुक पर एक साथ कितने फ़ोटो साझा कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पर आप एक साथ कितना फ़ोटो साझा कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए 24, 50, 80 और 100। जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला 80। दोस्तों 80 फ़ोटो जो है वह फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। दोस्तों फेसबुक से जुड़े हुए कुछ और बातें हम आपको बता दें कि फेसबुक पर आपकी आईडी बनाने के लिए आपकी उम्र 13 साल होनी चाहिए। फेसबुक पर आप मैक्सिमम जो है वह 5000 मित्रों को बनाने का काम कर सकते हैं। फेसबुक को बनाया है मिस्टर मार्क जुकरबर्ग ने और वर्तमान समय में वही इसके CEO भी हैं। दोस्तों फेसबुक का नया नाम मेटा हो चुका है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, EDI किससे संबंधित है? कंपनी से, कंप्यूटर से, हार्डवेयर से या फिर सॉफ्टवेयर से? चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंपनी। दोस्तों कंपनियों में EDI का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी को आपस में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कनेक्ट करा करके और उन सब की डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक उसी कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों EDI जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यह कंपनी से संबंधित है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पॉपअप कमेंट का हिस्सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर कमेंट 2 बार टाइप हो चुका है। पॉपअप कमेंट का हिस्सा नहीं है। दोस्तों आपको पहचानना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पॉपअप कमेंट का हिस्सा नहीं है। रिप्लाई कमेंट्स, डिलीट कमेंट्स या फिर रिप्लाई एंड डिलीटेड कमेंट्स या डिलीटेड ऑल कमेंट्स? दोस्तों आपको जल्दी से इसका राइट आंसर करना है और कमेंट में बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
आप आसानी से देख सकते हैं डिलीटेड एंड रिप्लाई एंड डिलीटेड कमेंट जो है यह ऐसा कोई पॉपअप का विकल्प नहीं होता है, जबकि रिप्लाई, डिलीट और डिलीटेड ऑल ये सब ऑप्शन मिलते हैं। दोनों एक साथ रिप्लाई एंड डिलीटेड का ऑप्शन पॉपअप के विंडो में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों पॉपअप के बारे में बता दें, जब किसी एक्टिव विंडो के ऊपर जब कोई नया विंडो आ जाता है तो वही पॉपअप विंडो कहलाता है। दोस्तों इंटरनेट चलाते समय हम लोगों को बहुत बार पॉपअप विंडो ऐड के तौर पर या किसी अन्य चीज़ों के तौर पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्विटर पर डिफ़ॉल्ट ऑडियो एवं वीडियो पोस्ट करने की समय सीमा क्या है? दोस्तों यहाँ पर डिफ़ॉल्ट शब्द है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 140 सेकेंड, 5 मिनट, 240 सेकेंड या 280 सेकेंड? जल्दी कमेंट करिए। दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 140 सेकेंड्स। दोस्तों आपने इससे बड़े बड़े भी आपने वीडियो देखे होंगे ट्विटर पे, जबकि डिफ़ॉल्ट में जो ऑडियो वीडियो पोस्ट करने की समय सीमा होती है वो 140 सेकेंड की होती है, जबकि इससे बड़े वीडियो शेयर करने के लिए कुछ स्पेशल सेटिंग्स होती हैं, तब जा कर के आप जो है इससे बड़े वीडियो अपलोड करते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट में 140 सेकेंड तक के ऑडियो अथवा वीडियो को आप पोस्ट कर सकते हैं ट्विटर पर। दोस्तों अभी अभी आप जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ट्विटर को किसने खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर जो है आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, इसको किसने परचेज कर लिया है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है ईमेल में पासवर्ड एवं यूज़र नेम कैसा होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ईमेल में जो हम लोग पासवर्ड और यूज़र नेम बनाते हैं वह कैसा होना चाहिए? अनोखा एवं कमज़ोर यानी कि यूनिक एंड वीक, अनोखा एवं मजबूत यानी कि यूनिक एंड स्ट्रांग, जैसा चाहे वैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये, अनोखा और मजबूत। जी हाँ दोस्तों, यूनिक एंड स्ट्रांग। आपका पासवर्ड बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए और आपका यूज़र नेम बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, पहले किसी से भी मैच ना हो, तभी आप आसानी के साथ एक बेहतरीन यूज़र नेम और पासवर्ड ईमेल पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह का लाइव सेशन हम हर संडे को शाम 7 बजे आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए। हमने कुछ दिनों तक आप लोगों के लिए लाइव सेशन का कोई भी वीडियो नहीं दिया था, इसके लिए हम एक बार फिर से आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब से मैं हर संडे को शाम 7 बजे आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न लेकर के आऊँगा, जिस पे कि हम लोग डिस्कस करेंगे और अपनी जानकारियों को बढ़ाएंगे। तो जितने लोगों को यह सेशन अच्छा लगेगा एक ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिया है कोर्सेरा इज़। कोर्सेरा क्या है? ई गवर्नेंस है, ई चेक है, ई लर्निंग है या फिर ई कॉमर्स है? चलिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर करके बताइए। दोस्तों जो कोर्सेरा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ई लर्निंग। दोस्तों कोर्सेरा का मतलब होता है युग, कोर्स अलग अलग। ये जो ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म आपको आजकल ऑनलाइन देखने को मिल रहा है उसमें से ही कोर्सेरा जो है वह ई लर्निंग है, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन घर बैठे जो है स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग YouTube के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पर कुछ सीखना और कुछ जानना सीख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, कुछ नए नए प्रश्नों को देख रहे हैं, तो ये सब ई लर्निंग की कैटेगरी में आ जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है बॉटम, राइट, लेफ्ट या फिर जस्टिफाई। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी, जस्टिफाई। जस्टिफाई जो है यह नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात हो रही है। हम चलते हैं यहाँ पे विंडो आर करके और हम एक्सेल ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर 3 मिल जाते हैं, लेफ्ट,
सेंटर और राइट, यहाँ जस्टिफाई नाम का कोई भी अलाइजमेंट नहीं होता है। जबकि वर्टिकल में आपको 3 अलाइजमेंट मिल जाते हैं जिनको कि टॉप, मिडिल और बॉटम के नाम से जाना जाता है। तो वर्टिकल 3 अलाइजमेंट होते हैं और हॉरिजॉन्टल 3 अलाइजमेंट, यानी कि टोटली इसमें कुल 6 अलाइजमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में जस्टिफाई नाम का कोई भी अलाइजमेंट यहाँ पर नहीं होता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि बॉटम, राइट और लेफ्ट ये सब यहाँ पर आपको कैल्क के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 19। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड इंड टू इंड लेयर। जी हाँ दोस्तों, वह कौन सा लेयर है जो नीचे नाम लिखे गए हैं जिसे इंड टू इंड लेयर कहा जाता है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर करके हमको बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वह भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि इंड टू इंड यानी शुरुआत से अंत तक जो है वह डाटा को पहुंचाने का काम करता है। यानी जहां से डेटा जाना है, जहां तक जाना है, उनका डिसाइड ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, इसीलिए इसे इंड टू इंड लेयर कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो नाम है ये सभी जो है OSI मॉडल के लेयर हैं, जिनकी संख्या कुल 7 होती है। सातों का नाम जिनको भी पता हो वो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए होता है? जी हाँ दोस्तों, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूज़र एंड मशीनवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र या फिर हार्डवेयर एंड पब्लिक। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। दोस्तों यूज़र जो है सॉफ्टवेयर की ही मदद से GUI किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने का काम करता है। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में नहीं, यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है ASP। दोस्तों ASP का पूरा नाम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ISP नहीं है, ISP होता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाता, जबकि यहाँ पर नाम दिया गया है ASP। ASP का पूरा नाम क्या है? एक्टिव स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या ऑटोमेटिक स्पीच स्पेल रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 2222। दोस्तों आई होप कि आपको यह सारे प्रश्न बड़े अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, लॉगिन करते समय ऑनलाइन बैंकिंग में किसका यूज़ आप नहीं करते हैं? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ट्रांजिशन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड, कस्टमर ID या फिर कैप्चा कोड। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी 1, ट्रांजिशन पासवर्ड। दोस्तों ट्रांजिशन पासवर्ड जो है वो लॉगिन करते समय यूज़ नहीं होता है। लॉगिन करते समय आपको यूज़र की लॉगिन ID देनी होगी, लॉगिन करना होगा, उसका पासवर्ड देना होगा, कस्टमर की ID यानी कि लॉगिन ID, लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा कोड, ये 3 चीज़ तो भरना होगा। जबकि जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है, जो ट्रांजेक्शन के दौरान यूज़ किया जाता है, वो लॉगिन करते समय नहीं, वो जब हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं तब यूज़ किया जाता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23। शैड का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, SAD का पूरा नाम क्या होगा? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सिस्टम ऑटोमेशन एंड डिज़ाइन, सिस्टम एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट, सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। दोस्तों यहाँ पे शैड का पूरा नाम हो जाएगा सिस्टम्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और अब चलेंगे हम लोग अपने इस वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 24।
देखिए यहाँ पर निम्नलिखित लिखित लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए निम्न जोड़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से आयकर सेतु किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आयकर सेतु यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इनकम टैक्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, आयकर शब्द यानी इनकम टैक्स, इससे तो आप कॉमनली लगा ही लिए होंगे इतना कि हाँ ये आयकर सेतु जो है यह एक ऐसा ऐप है जो इनकम टैक्स से संबंधित है और इसका यूज़ करके आप चाहें तो काफ़ी हद तक अपने इनकम टैक्स आयकर से संबंधित सारी जानकारियां वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा यह पूरे के पूरे सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। जितने भी लोग इस सेशन के दौरान जुड़े हैं, आप सभी जो है लगातार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हम हर संडे को आपसे इस लाइव सेशन के दौरान मिलेंगे और जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कंटिन्यू हर संडे को शाम 7 बजे आप लोगों के साथ ज़रूर मिलेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और सब लोग हर संडे को 7 बजे ऐसे ही मिलते रहें। जितने भी लोग इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करिए ताकि आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकें। एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड नाइट।